मोशन की बात करते थे तो हमारे पास होता था, क्या होता था यूनिफॉर्म मोशन में? ऐसे ग्राफ होता था, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे होती थी पोजीशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता था, मतलब अगर हम सेम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे 2 सेकंड्स इंक्रीज कर रहे थे तो हर 2 सेकंड में 10 मीटर पोजीशन चेंज हो रही थी। याद है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे पोजीशन की जगह अगर मैं वेलोसिटी लिख दूं कि हर सेम टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब हम इस मोशन से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से स्लोप निकालेंगे वो कांस्टेंट आएगा। यस मैम। यस और वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या देता है? मैम एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इस पर्टिकुलर मोशन के लिए हमें कांस्टेंट ग्राफ मिलता है एक्सेलरेशन का, कि अगर मैं टाइम भी चेंज कर रही हूँ तो भी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रह रही है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक मेरे पास रेक्टेंगल है यहाँ पे ये, और इसकी जो लेंथ है वो एक्सेलरेशन है और ब्रेड्थ टाइम है, तो इसका एरिया क्या देगा मेरे को? फॉर्मूला क्या देगा? फॉर्मूला ए इंटू टी देगा। और उसका डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? किसकी जैसी हो जाएंगी? कोई बता सकता है? एरिया इंटू टाइम क्या हो जाएगा? मैम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इंटू टाइम। मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अगर मैं टाइम इंटू एक्सेलरेशन करूंगी आंसर में वेलोसिटी मिलेगी। समझ आया ये सबको? यस मैम। तो तभी अगर हम एरिया और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाएं और उससे हम एरिया कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा था टाइम, तो यहाँ पे dt लिखा है। जो वाई एक्सिस पे वो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक आएगी a t2 और दूसरी वैल्यू आएगी a t1। अब a इंटू टी मतलब एक्सेलरेशन इंटू फर्स्ट टाइम हमें देगा पहले वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फिर अगर हम सेकेंड टाइम पे चले गए तब जो वेलोसिटी मिलेगी वो फाइनल मिलेगी। तो अगर हम देखें ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है ना? पक्का सबको? इसका एप्लीकेशन करेंगे देखने में। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ की, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब बोलो तमन्ना। मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी। किसी को भी नहीं हो रही है? हो रही है। हमें हो रही है। मैम हो रही है। मैम तमन्ना आपको मेरी वीडियो दिख रही है? नो मैम मुझे शो नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से ना आपका मीटिंग एंड लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करो। यस मैम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया की, मतलब अगर मेरे पास पोजीशन और टाइम का ग्राफ है और इसका एरिया फाइंड कर रही हूँ तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड। और ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं होती है जो मीटर जिसकी यूनिट मीटर सेकंड है तो हम लोग इसका एरिया नहीं फाइंड करते, वो एक तरीके से यूजलेस क्वांटिटी है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस एक बार समझा देना। मैं नहीं आई थी। तमन्ना दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम अब विजिबल है। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका एरिया से हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलता, इसलिए हम एरिया कैलकुलेट नहीं करते। पर अगर मैं उसका स्लोप निकालूं मतलब y वाली चीज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है और वो इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं अलग अलग टाइम ग्राफ की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्टेशनरी बॉडी, मतलब टाइम बदलता जा रहा है पर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स हो गई है, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गई है, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। ये ग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। अब नेक्स्ट वाले में क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी।
कांस्टेंट वेलोसिटी हमें कैसे पता चली? अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें, यहाँ पे थीटा हर जगह सेम है, मतलब स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। और स्लोप से क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्लोप से बॉडी कर रही है। करेक्ट, वेलोसिटी। तो अगर स्लोप नहीं बदल रहा है तो मतलब वेलोसिटी भी नहीं बदल रही है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? कोई बता सकता है? इक्वल टू यू हाफ एटी स्क्वायर इक्वल टू S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, S इक्वल्स, तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन वाली टर्म है, ये वाली टर्म, तो हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे डिपेंड कर रही है? t की पावर 2 पे। ये समझ आ रहा है सबको कैसे लिखा है मैंने? यस मैम। और t की पावर 2 मतलब कैसी इक्वेशन है? लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? किसी को याद है? पैराबोला होता है। यस मैम। अब यहाँ पे जब पैराबोला की शेप होती है वो प्रॉपर ऐसे होती है, लेफ्ट साइड वाला भी राइट साइड वाला भी। पर क्योंकि टाइम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नो मैम। नहीं हो, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम सिर्फ राइट साइड वाला पैराबोला बनाते हैं और हमें ऐसा कर्व मिलता है। अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे बात करें रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन होता है जो नॉर्मल, वो चाहता है कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो, रिटार्डेशन चाहता है वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो हम अगर टाइम के साथ उसका ग्राफ देखें, तो पहले तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, पर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, इंक्रीज। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब एक तरीके से हमारी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज होना बंद होती जा रही है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब हमारे पास नीचे ग्राफ है इनफाइनाइट वेलोसिटी का। मतलब हमारी इनफाइनाइट वेलोसिटी का मतलब है v इनफाइनाइट, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट है, तभी ये पॉसिबल है। यस मैम। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखो तो हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये जो ग्राफ में एरो होता है ऊपर वाला, वो इन्फिनिटी तक जाता है, ये मतलब। तो आप देखो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनफाइनाइट हो गई है। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? नो मैम। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये बस हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार इन पांचों ग्राफ को गो थ्रू कर लो, किसी को किसी में भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दो। ओके अर्चना, सेकेंड वाला ग्राफ देखते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो सेम रहता है, जैसे यहाँ पे थीटा। ओके तमन्ना, आई विल एक्सप्लेन। तो ये एंगल सेम रहता है, तो हमारे पास क्या सेम रहता है? अगर एंगल सेम है तो अर्चना, एंगल से क्या मिलता है? एंगल स्लोप मिलता है, करेक्ट। एंगल से हमें स्लोप मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देती है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इसीलिए उसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। अर्चना, ये वाला ग्राफ क्लियर है? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का था। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जब एक्सेलरेशन है मतलब ये वाली टर्म है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये वाली टर्म जीरो जाती। एंड इस पर्टिकुलर टर्म जब तक है तो हमारे पास है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। ये समझ आया इक्वेशन से तमन्ना? यस मैम।
और टाइम की पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका ग्राफ ऐसे पैराबोला बनता है। हम सिर्फ राइट साइड वाला पैराबोला बनाते हैं क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। अब यस clear है? मैम, यस मैम। और किसी को कोई डाउट है? मैम फर्स्ट नो वाला मैम। फर्स्ट वाला पायल, यस मैम। ओके। मान लो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 था तो 5 है। अब इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप टाइम चेंज करो, जैसे 1 पे गए तो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट 5 ही है, 2 कर रहे हो तो भी 5 है, मतलब आपकी जो पोजीशन थी फिक्स हो चुकी है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो स्टेशनरी बॉडी के लिए एक ऐसा ग्राफ बनता है। क्लियर है पायल? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास आता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट मिलती है। अगर हम स्लोप निकालें, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। पर अगर हम एरिया निकालें जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं है ऐसी कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकें। अब यहाँ पे अलग अलग ग्राफ देखते हैं। जैसे सबसे पहला ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो अगर हम टाइम को बदलते जा रहे हैं तो फिर से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है कि हम सेम ही स्पीड पे चल रहे हैं पूरे टाइम, 10 मीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये ग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसने कहा जब टाइम 0 है तो हमारी वेलोसिटी 0 है और हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो जब भी आपको कांस्टेंट चीज चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर से इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकेंड, और फिर हमें रिटार्डेशन मिल रहा है। बोलो तनिष्क। सॉरी मिस्टेक से हो गया। इट्स ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी थी और हमें रिटार्डेशन मिल रहा है। तो रिटार्डेशन चाहता है कि हमारी वेलोसिटी क्या हो, कम होती जाए। तो उसका ग्राफ ऐसे मिलता है कि टाइम जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब नीचे बोलो तमन्ना। मैम रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन होता है, वो चाहता है हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन जब लगता है रिटार्डेशन, वो चाह रहा है हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ग्राफ है बी वाला, वो है मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अब हम लोग रेस्ट पे थे और अब अगर हमें रिटार्डेशन मिल रहा है तो हमारी वेलोसिटी 0 से भी कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव में चली जाएगी टाइम के साथ। अब फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहता है। पर अगर मैंने यहाँ पे कर्व्ड पाथ बना दिया तो हर पॉइंट पे स्लोप बदल जाएगा, जिससे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर आप ये भी तो समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर टाइम को इतना इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इतना हुआ, और फिर मैंने अगर थोड़ा सा भी टाइम इंक्रीज किया तो वेलोसिटी काफी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होती जा रही। सिक्स ग्राफ में हमारे पास है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या हो रहा है, जो टाइम अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, थोड़ी कम अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। एक बार ग्रोथ फिर से देख लो ये सारे ग्राफ्स, किसी में डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सेकंड। सेकेंड वाले में थर्ड। देखो, हाँ बोलो कीत की। मैम फोर्थ हूँ। फोर्थ में, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड वाले में बोला गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आप देखो इस ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, तो आप ये समझ लो कि उसके जो स्लोप से है उसकी वैल्यू फिक्स है। तो वेलोसिटी और टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ बन गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ये पॉइंट क्लियर है? यस यस मैम। ओके।
तो आपको कभी भूल भी जाओ कि यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है या नहीं है, तो ये देखो उसके स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट हो गया, जैसे स्ट्रेट लाइन आई और उसका स्लोप क्या देता है वो फाइंड कर लो, उससे पता चल जाएगा वो वैल्यू कांस्टेंट है। फिर थर्ड में हमारे पास है कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन चाह रहा है टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी कम होती जाए। तो देखो जैसे आप पहले वो ए पॉइंट पे था, पर धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती है। मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी में क्या केस है हमारे पास कि हमारी बॉडी रेस्ट पे थी और अब मैं चाह रही वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, तो जीरो से डिक्रीज क्या होगा कि वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई। अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, हमारे ma'am. अब हमारे पास है एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ। तो अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम का स्लोप निकालें तो आएगा a/t, और ये फिर से कुछ भी एज सच इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं होती है, तो हम इसको मोस्टली कैलकुलेट नहीं करते। पर अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया निकालें तो जैसे आप लोगों ने भी बताया था, तो वो हमें वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट एरिया है, स्लोप इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके ग्राफ्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब टाइम बदलता जा रहा है पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो गई है, वो नहीं बदलेगी। अब सेकेंड वाला ग्राफ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन इंक्रीज तो हो रहा है पर सेम अमाउंट से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 4 और एक और टाइम ले लेते हैं 6, और मान लेते हैं पहले 2 सेकंड में 10 हुआ, तो अगले 2 सेकंड में भी 10 से ही इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो लास्ट ग्राफ है वो हमारे पास है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब टाइम बढ़ाते जा रहे हैं पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। क्लियर है सारे ग्राफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाती हैं अब एक्सेलरेटेड के लिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ी हुई है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। इनिशियली अगर मैं किसी बॉल को लूं, जहाँ पे ली है मैंने, और उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी है u, फिर उसे कुछ एक्सेलरेशन मिला a, और उसने जब s डिस्प्लेसमेंट कर लिया टोटल, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई v। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक तरीका तो डिस्प्लेसमेंट लिखने का इस है, दूसरा मेथड क्या है कि अगर मैं बताऊं कि इनिशियल कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल है मेरे पास 5 और फाइनल कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8, तो कितना मूव करा उसने, कौन बता सकता है? अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट 5 है और फाइनल कोऑर्डिनेट 8 है तो कितना मूव करा? 3 करा। आपने कैसे निकाला 3? फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करके। है ना, ऐसे ही करा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या कोई भी इक्वेशन जिसमें s आ रहा है, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसकी जगह हम xf माइनस xi भी कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे चार्ट जो बना हुआ है उसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, सोच के बताओ? Zero. जीरो आता है। वेरी गुड, Zero. वेरी गुड। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो वेलोसिटी अगर नहीं चेंज हो रही है यहाँ पे, तो अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना उस केस में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आपको कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो कभी भी अगर मेरे को डिस्टेंस बताना है, टाइम बताना है, तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप उससे बता सकते हो। पर अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, तो हमारे पास आ जाएंगे मेन इक्वेशंस आपने अभी तक पढ़ी हुई है। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ u प्लस v इंटू t, ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वही S को बस XF माइनस XI पुट करना है। अब ये था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब A पूरा फिक्स है एक मोशन में। अब अगर एक ऐसा मोशन आ जाए जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, मतलब जैसे एक्सेलरेशन को अगर लिखते हम 18t स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन टाइम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना। यस मैम। Yes, ma'am. अगर हम टाइम को बदलेंगे एक्सेलरेशन बदल रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास पोजीशन दे दी जाए, जैसे 5t क्यूब, मैं रैंडम नंबर ले रही हूँ कि कोई भी वैल्यू है, अगर 5t क्यूब दे दी जाए तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, पोजीशन, और अगर हम वेलोसिटी भी देखेंगे तो वो टाइम पे डिपेंड कर ले। तो ना आप ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो तब, और ना ही एक्सेलरेशन वाला। इस केस में आपको, अगर आपको कोई भी चीज फाइंड करनी है, आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, और उन दोनों को मिला के कहते हैं कैलकुलस। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली वैल्यूज नहीं कर सकते हो कि ठीक है एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, नहीं, आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकंड है, तो क्या कंडीशन है वो? कौन से वाली कंडीशन हो गई? U is equal to V। V, उसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया फिर? मैम 0। 0। करेक्ट। तो हम लोग जो बेसिक इक्वेशन थी उसी को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, a particle starts from rest and moving with an acceleration of 4 meter per second square, covers a distance of 15 meter, the final velocity of the particle will be। अब पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब कौन सी वेलोसिटी गिवन है? 0। Initial. इनिशियल। इनिशियल गिवन है और वो 0। Yes, sir. एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 meter per second square. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये चीज क्या गिवन है? डिस्टेंस। Distance. एस की वैल्यू गिवन है 15 मीटर। अब अगर हमें वी बताना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें? फर्स्ट, V is equal to V UT. करेक्ट, थर्ड वाली यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं यूज कर सकते, क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं गिवन है। अगर टाइम होता तो हम फर्स्ट सेकंड में से भी यूज कर सकते थे। तो हम यूज करेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। करते हैं, इनिशियल वाली तो 0 हो गई, फाइनल वाली हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन गिवन है 4 और डिस्प्लेसमेंट है 15, तो क्या आंसर आएगा? 120। करेक्ट, 120। और अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है तो हो जाएगा अंडर 120 मीटर पर सेकंड। 120 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो No, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड्स, और हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकंड। इनकरेक्ट। फाइनल वेलोसिटी 4 meter second. 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? टाइम। और हमें बताना है। कौन से क्वेश्चन यूज करें? इक्वल टू U प्लस 80 प्लस इक्वल्स टू U प्लस, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी 20, इनिशियल
4 प्लस एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है और 4 कितना आंसर आएगा कैलकुलेट करके बताओ 4 आ जाएगा 4 करेक्ट 4 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो हमारे पास हो गया 16 इक्वल्स टू 4a और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 समझ आया ये सबको Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा A particle moving with 10 meter per second along a straight line is subjected to constant acceleration. After some time, its velocity is observed to be 30 meter per second. Find out the velocity at the midpoint of the subsequent path. मतलब हमें बोला गया है कि पार्टिकल मूव कर रहा था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 meter per second. 10 meter per second. इस पॉइंट को अगर हम बोल देते हैं ए और फाइनल पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी 13 meter per second. और एक्सेलरेशन चेंज हो गया है या सेम रह रहा है एक्सेलरेशन पूरे मोशन में मैम सेम रहना Same सेम होगा ए Same. और हमें अब इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है बी ले देते हैं इसको और ये सी और इस मिड पॉइंट पे हमें वेलोसिटी वी फाइंड करनी है क्वेश्चन समझ आया सबको Yes, ma'am. तो अगर डिस्टेंस एस है तो ये वाला कितना हो जाएगा ut plus half at नहीं डिस्टेंस कितना हो जाएगा बीसी वाला अगर ए बी एस है Ma'am, S. Ma'am, S. ऐसे ही होगा मिड पॉइंट है तो दोनों डिस्टेंसेस सेम अब यहाँ पे आप दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे एक बार ए से बी तक और उसके बाद बी से सी तक तो अगर मैं ए से बी में लगाऊं तो मेरे को कौन कौन सी चीजें पता है इनिशियल Initial velocity. acceleration of distance ये क्लियर है सबको कि फाइनल वेलोसिटी v लेनी है ए से बी तक 30 नहीं लेनी है वो सेकंड Yes. तो यहाँ पे इन चारों को यूज करके कौन सी इक्वेशन बनती है v square minus u square is V square minus U v square minus u square is equal to 2s v स्क्वायर माइनस u यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यहाँ तक किसी को डाउट No, ma'am. No, ma'am. अब b से c में चलते हैं no ma'am b से c में इनिशियल वेलोसिटी क्या है Ma'am, 30 meter per second. V. 30 meter per second V, ma'am. U. Ma'am, V. v है b से c तक हम जा रहे हैं तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 meter per second. per second Acceleration कितना है Ma'am, acceleration 0. a है एक्सेलरेशन हमारा सेम दे रहा है पूरी मोशन में a ही आएगा और distance S. तो फिर से थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 30 तो हम यूज करते हैं 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as ये क्लियर है सबको Yes. Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. आप v की वैल्यू फाइंड करनी है तो v की वैल्यू फाइंड करनी है अगर मेरे को तो कैसे फाइंड करेंगे Final minus initial. देखो मेरे पास यहाँ पे ये दो इक्वेशंस आ गई इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके कैसे फाइंड करेंगे इक्वल टू में रख के दोनों को वहां से लेंगे आप क्या बोल रहे हो केत की मैम v स्क्वायर की वैल्यू कौन से लेंगे हम इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो तो दोनों में राइट साइड में 2as है तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना Yes, ma'am. यस मैम पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 100 इक्वल्स टू 900 माइनस v स्क्वायर इस स्टेप में किसी को भी डाउट है तो प्लीज बता दो No, ma'am. अगर डाउट मैम है तो बताओ Ma'am, velocity- एक बार करो explain. देखो खीर आपका नाम क्या है खीर गंगा मैम. खीर गंगा ये ओके तो अगर हम लिखेंगे मेरे पास दो चीजें हैं x इक्वल्स टू y
और अगर z इक्वल्स टू y है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x इक्वल्स टू z। Yes, ma'am. तो वही Yes, ma'am. यहाँ पे ये पूरी चीज 2s के इक्वल है और ये वाली भी पूरी चीज 2s के इक्वल है, तो उससे वो दोनों टर्म इक्वल करती है। क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब कैलकुलेट करो v की वैल्यू क्या आ रही है। आप v स्क्वायर की भी बता सकते हो पहले। Ma'am, 500. करेक्ट, 500 आएगी v स्क्वायर की वैल्यू। चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इस v स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो मेरे पास वो बन जाएगा 2v स्क्वायर, और इस 100 को राइट साइड लेके जाएं तो ये बन जाएगा 1000। तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 500 और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 500। Root 5. करेक्ट। अब ये बताओ अंडर रूट 500 को आप और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? 25. नहीं, आपको इसे स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कुछ ना कुछ। 2 दूनी ट्राई करो सब लोग कि इसमें से कैसे निकाल सकते हो अगर आपको रूट बनाना है तो। जिसका जो भी आंसर आ रहा है वो प्लीज बता दो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं हेल्प कर दूंगी। आपको कोई ऐसी टर्म बनानी है जिसको आप स्क्वायर की रूट में से बाहर निकाल सको। चलो मैं थोड़ा 5 under root 10. 5 अंडर रूट 10 उल्टा नहीं बोला। Ma'am, 2 under root 5. नहीं, सरला का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 10 under root 5. 10 under root 5. 10 अंडर 10 रूट root 5. हाँ, हल्का सा एरर था सरला। देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 100। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. और अंडर रूट 100 का मैं क्या ले, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10. तो यहाँ से आ जाएगा 10 अंडर रूट 5। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्विक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक। If the same automobile is traveling at 80 किलोमीटर per hour, the minimum stopping distance in meter is, मतलब एक कार जा रही है 40 की स्पीड पे और अगर हमने उसमें ब्रेक लगाए तो 40 मीटर के बाद वो रुक गई। अब यही कार जब 80 किलोमीटर जा रही है तो उसमें वो कितनी देर के बाद रुकेगी, ये बताना है। क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. अगर ब्रेक सेम लग रहे हैं तो क्या चीज सेम हो सकती है? यहाँ पे दोनों के दोनों, अच्छा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन? करेक्ट, दोनों ही केस में यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है कि पहले कार 60 की स्पीड पे जा रही थी तो 20 मीटर जाने के बाद वो रुक गई। फिर कार जब 120 की स्पीड पे जा रही है तो कितनी दूर जाने के बाद वो रुकेगी। अब इन दोनों क्वेश्चन में आप ये ध्यान देना, डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को कैसे बनाते हैं मीटर पर सेकंड में? Thousands into 1000 upon 60 into 5 upon 18. 5/18। 60 नहीं आता अच्छा आप उसके लिए वैल्यू बोल रहे हो। हाँ, जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है हम बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। इट टेक्स t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t/3 seconds? मतलब एक टावर था, उसकी हाइट h थी और उसके ऊपर से आपने बॉल को फेंका। तो जब आपने इनिशियली उसे फेंका तो कितनी वेलोसिटी थी इनिशियली?
जब बॉल को ऊपर से छोड़ोगे तो स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी उसकी? मैम 0 0। वेरी गुड। और उसने जब ग्राउंड को रीच किया तो इस पूरे प्रोसेस में t सेकेंड्स लगाई। अब हमें बताना है कि वो उसने कितना डिस्टेंस पार किया था जब t/3 सेकेंड्स हो गई थी। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम अब क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि एक बिल्डिंग से हमने 2 बॉल को फेंका है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक बॉल को हमने पहले ऊपर फेंका ऐसे, और दूसरी बॉल को यहाँ से डायरेक्टली नीचे फेंका है। अब ये ऊपर वाली भी आए तो की नीचे ही अल्टीमेटली ग्रेविटी के कारण। अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों की वेलोसिटीज जब वो ग्राउंड पे टच कर रही थी तब कैसी थी, एक की ज्यादा थी या कम थी या दोनों की बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास, इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, then how much will it penetrate more before coming to rest? मतलब हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वुडन ब्लॉक की, तो इस वुडन ब्लॉक में कोई बॉडी जा रही थी और स्टार्टिंग में उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो गई, बट जब वो इस वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर चली गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? आधी हो गई। मतलब अगर 10 से जा रही थी तो उसकी 5 हो गई। बोलो खीर गंगा। आप म्यूट हो। बोलो कीर्ति। मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट करोगे? हाँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एक बॉडी थी, उसने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक में घुस गई वो, और घुसने के 3 सेंटीमीटर बाद जिस स्पीड से वो घुसी थी उसकी आधी स्पीड हो गई। अब हमें बताना है वो और कितना अंदर जाएगी तब वो एक्चुअली में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। ये क्वेश्चन समझ आया है? यस मैम ओके। यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, अ पार्टिकल हैज सम इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप और एक्सेलरेशन गिवन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। अच्छा, ये जो वैल्यूज गिवन है ये वेक्टर में है या स्केलर में है? मैम ये वेक्टर्स में है। वेरी गुड। क्या करें? ये सब वेक्टर्स में है क्योंकि सबके साथ आई कैप जे कैप लगा हुआ है। अब हम पूछा गया है कि हमें स्पीड बतानी है आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो स्पीड वेक्टर होती है या स्केलर? तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, इस वाली इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो 10 सेकेंड्स के बाद की। अगर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड बना लो या फिर जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है उसका लास्ट में मैग्नीट्यूड बना लो। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, बस याद रखना स्पीड बतानी है तो लास्ट में तो आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। समझ आया है सबको? यस मैम अच्छा, मेरे को एक का बता दो, चलो किसी का भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप है। अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चंस प्लीज आप ना, जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीक, तो तब तक आप ट्राई करके रखना। किसी में भी डाउट है तो मेरे को बता देना, मैं ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लूंगी। अगर आपको आंसर कंफर्म करना है तो आपके पे सॉल्यूशंस अटैच्ड हैं, पर अगर आपको ऐसा हो रहा है कि भाई कुछ भी नहीं समझ आया है, आपसे हुआ ही नहीं क्वेश्चन, तो प्लीज पूरा कॉपी मत करना, ठीक है? वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, क्योंकि रीड करके तो आपको आ जाएगा समझ, पर ये कि खुद का भी कुछ लॉजिक लगना चाहिए था। आप आंसर कंफर्म कर सकते हो वहां से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जैसे रिलेटिव मोशन होता था ऐसे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास ए बी सी ये 3 दोस्त है। बी के पास है, पहले बोल देते हैं 5 चॉकलेट, सी के पास है 8 चॉकलेट और ए के पास है -2 चॉकलेट्स। कुछ समझ आया यहाँ तक? यस मैम अच्छा, ए की चॉकलेट्स नेगेटिव में कैसे हो गई?
उसने अपनी सारी चॉकलेट्स प्रीति को दे दी, फिर उसके पास नेगेटिव में रह गई। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ये बताओ सी के पास कितनी चॉकलेट्स हैं कंपेयर टू बी, तो कैसे बोलोगे? उसके पास 3 एक्स्ट्रा। 3 ज्यादा है ना? जब आपने बताया कि सी के पास कितनी है बी के कंपैरिजन, आपने क्या किया, 8 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 3। ऐसे किया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं पूछूं बी के पास कितनी है कंपेयर टू सी, तो क्या बोलोगी? उसका 3 less than 3 extra 3 का 3 less than मतलब 5 माइनस 8 किया तो आ गया -3। अब अगर मैं पूछूं बी के पास कितनी है कंपेयर टू ए, मैम 10 कम है बस। कितनी? मैम 10 कम है उसके पास। अच्छा नेहा कह रहे 10 10 तो किसी भी मैं बी क्या पूछ रही हूँ ए के रिस्पेक्ट में, सी का नहीं पूछ रही। यस मैम 3 माइनस 3 मैम -7 मैम 3। ओके रुको, अब बेसिक चीज से समझाते हैं, नहीं नॉर्मल चीज से समझाते हैं। केत की अगर आपके पास मान लेते हैं 3 चॉकलेट है, ठीक है, और नेहा के पास 2 माइनस में, मतलब उसके पास जो थी उसमें भी कम हो गई, तो आपके पास कितनी ज्यादा है केत की? 3 पर उसकी तो 0 है ही नहीं, उसकी तो -2 में है, तो उससे कितनी ज्यादा है? 5 5 ज्यादा है। ये बात समझ आई सबको? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे बी की और ए से, तो बी के पास तो 5 और यहाँ पे ए के पास -2 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 7, कि बी के पास 7 ज्यादा है कंपेयर टू ए। ऐसे अगर मैं ए की पूछूं बी के रिस्पेक्ट में तो क्या बताओगे? -7 +7 या -7? -7 -7 -2 -4 -7, -7 ठीक है, मतलब ए के पास 7 कम है। अब ऐसे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे नीचे ये 2 कार, अभी आगे वाली जा रही है मान लेते 50 की स्पीड से और पीछे वाली जा रही है 20 की स्पीड से, तो ये पीछे वाली क्या कहेगी, मेरी आगे वाले से 30 की स्पीड कम है, पर आगे वाली क्या कहेगी, मेरी पीछे वाली से 30 की स्पीड ज्यादा है। ये समझ आया सबको? ज्यादा है। यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर हमें कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी बतानी होती है ए की बी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मतलब उसके कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी बतानी है पहले उसकी वेलोसिटी लिखते हैं और जिसके कंपैरिजन में बतानी है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे अगर बी की बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी वाली में से ए को माइनस करेंगे। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब ये तो सेम डायरेक्शन वाला केस था, अब अलग डायरेक्शन वाला लेते हैं। अगर हमारे पास ये वाली जो ऊपर कार है ये जा रही है यहाँ पे 20 की स्पीड से और ये वाली जा रही है इधर 10 की स्पीड से, तो क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। जनरली राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे +20 आ गया और लेफ्ट वाली को नेगेटिव लेते हैं -10 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ फर्स्ट वाले की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या बोलोगे? 10 ओके, कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा है -10। 10 मैंने क्या था, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। यस मैम। यस मैम। सब्ट्रैक्ट करके देखो, -10 सब्ट्रैक्ट करके देखो, 30 आ रही है। किसने बोला 30? अंतनिश। वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमारे पास 20 फर्स्ट वाले की वेलोसिटी है और सेकंड जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि वो उल्टी तरफ जा रही है, यहाँ पे -10 आ गया तो 30, मतलब जो दूसरी वाली है उसको क्या लगेगा, पहली वाली 30 की स्पीड से जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन।
ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. आप सेकंड की बताओ कि Yes, ma'am. फर्स्ट के हिसाब से तो सेकंड को लगेगा -10 -20, ये आ जाएगा Minus 30. -30. करेक्ट। अब इस वाली को लगेगा कि जो ब्लैक वाली कार है ये पीछे की तरफ जा रही है 30 की स्पीड से। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसे ही हम कोई रुके हुए इंसान से भी कंपेयर कर सकते हैं। कोई चीज रुकी हुई होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? Zero. जीरो। Constant. जीरो कांस्टेंट का तो मतलब है वो मूव कर रही है, जीरो होती है रुकी हुई चीज की। तो अब रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। जब आप कभी बस में जा रहे हो या किसी भी चीज में जा रहे हो तो आपके आगे अगर कोई गाड़ी तेज से चल रही आपके सामने तो आप बोलोगे ये गाड़ी हमारे से इतनी स्पीड ज्यादा से चल रही है, या अगर वो धीरे चलेगी तो आप बोलोगे तो गाड़ी हमसे भी धीरे चल रही है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब मान लो कि आपकी जो गाड़ी है वो 50 की स्पीड से चल रही है और सामने से गाड़ी आ रही है वो भी 50 की स्पीड से आ रही है, तो हमें लगता है वो बहुत जोर से गई है साइड में से। ऐसा ही लगता है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए तो हमारी स्पीड सेम ही थी। वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी। जैसे आप देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो भी आपसे दूर भागना चाहता है और आप भी उससे उतना ही दूर भागना चाह रही हैं। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ऐसे ही अगर रुके हुए पेड़ होते हैं जो हम उनको क्रॉस कर रहे हैं तो हमें लगता है वो हमसे पीछे जाते जा रहे हैं उसी स्पीड से जिससे हम आगे जाते जा रहे हैं। वो भी रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ही होता है। ये सारे कंसेप्ट सबको क्लियर है या किसी को डाउट है यहाँ पे? Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. अच्छा, आपकी क्लास में 26 स्टूडेंट्स तो नहीं आए थिंक सारे? Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए सब? अच्छा, ग्रुप में तो 123 है। सब लोग कहाँ चले जाते हैं क्लास के टाइम पे? अच्छा, ऑल्सो अब आपकी टाइमिंग्स आई थिंक चेंज होंगी तो उसके लिए चेक कर लेना। आई थिंक जो आपकी क्लास 8 to 9 है वो 6:30 शिफ्ट हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो अभी कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप अपडेट अगर कोई आता है आपको उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही एप्लीकेशन है। A passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meters travels at a speed of 30 km per hour. हमें बताना है the ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction and in the opposite direction. तो मैं क्वेश्चन समझाती हूँ एक बार। हमारे पास एक ट्रेन है 60 मीटर की यहाँ पे और एक दूसरी ट्रेन है 120 मीटर की। जो 60 मीटर वाली है उसकी स्पीड है 80 और जो 120 वाली है उसकी स्पीड है 30। अब इसे पीछे वाली को इस आगे वाली को पार करना है, 120 वाली को पार करना है। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो Yes, ma'am. अभी दो केस में पार करके, एक बारी में जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये वाली इधर जा रही है और दूसरे वाली उधर जा रही है। ये दोनों चीजें समझ आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे ही हमारे पास दो मूविंग बॉडीज हो जाएंगी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? Relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, तो अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट और इस वाली को मैं बोल रही हूँ सेकेंड, तो और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है मतलब ये वाला केस, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कितनी आएगी? Ma'am, answer D, 11/5. इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया था मैंने, वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो हमारे पास अगर फर्स्ट वाले केस में मैं पूछ रही हूँ रिलेटिव वेलोसिटी कि फर्स्ट से जब सेकेंड वाली ट्रेन की कंपेयर कर, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। 60 कौन बोल रहा है? मनप्रीत।
यहाँ पे 80 स्पीड है फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की 30 है। तो मैम 111 नहीं सॉरी 110 110. मैम मैं 100 रुक जाओ, मैं सेम डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी ना। नो मैम Ma'am, 180. जब ये वाली भी इधर जा रही है और दूसरे वाली भी इधर, तो ये भी +80 और ये भी +30। ये समझ आया सबको? यस मैम तो अभी मैंने बताया था जब फर्स्ट की बतानी है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट की वेलोसिटी लिखोगे 80 और Yes. इसमें से क्या माइनस करोगे, मैम 30 कितना होता है 80 - 30? मैम 50 50। ये समझ आया सबको? यस मैम Yes, ma'am. अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या हो रहा है, फिर से यही केस है, पर एक पॉजिटिव 80 है और दूसरी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो -30। Yes, 30. ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैम 110 110. 110। ओके, अब ये तो हमने वेलोसिटीज निकाल ली दोनों केसेस में। अब देखते हैं उसे रास्ता कितना पार करना है। तो ये बता सकता है कि पीछे वाली ट्रेन को अगर आगे वाली ट्रेन को पूरा क्रॉस करना है तो कितना रास्ता पार करना है। 120. ओके, केतकी ने बोला 120। और कोई आंसर करना चाहता है? 180. वेरी गुड नेहा, आंसर 180 आएगा। अब बाकी स्टूडेंट समझो कैसे। ये मैंने यहाँ पे लाइन बना दी 120 की और मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करती हूँ 60 वाली ट्रेन। ठीक है, अब जैसे ही इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसने 120 पार किया तो यहाँ पे पहुंच गया। इतना Yes, समझ आ सबको? इसके पीछे 60 मीटर का पीछे बाकी डब्बे भी आ रहे थे चल के, उनको भी तो पार करना था पूरा। Yes. हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेन को अगर ये 60 मीटर और आगे खिसक जाए तो ये पूरा पार कर गई उसे। यस मैम Yes, ma'am. पहले 120 उसे इसलिए पार करना पड़ा ताकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, पर उसके पीछे यहाँ पे 60 डब्बे और थे, उनको भी पार करना था, तो टोटल डिस्टेंस कितना पार करना पड़ा, 180. 180 इतना समझ आया? यस मैम Yes, ma'am. अब हमें टाइम निकालना है दोनों केस में। तो हमारे पास ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, और ये डिस्टेंस किस में, मीटर में मीटर में। तो हम लोग, अच्छा अब यहाँ पे अगर मेरे को टाइम निकालना है वेलोसिटी और डिस्टेंस से तो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालना है तो रिपीट करें एक बार क्वेश्चन। मैं बोल रही हूँ वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम कैसे निकालते हैं। Distance upon velocity. upon time. यार डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो टाइम आ जाएगा ना। Yes, ma'am. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टाइम निकालते पहले, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो T1 आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 180, Yes, ma'am. वेलोसिटी यहाँ पे 50। तो अब ये ध्यान दो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस में तो आर नहीं आ रहा, पर इस किलोमीटर को हम चेंज कर लेते हैं 1000 में, ताकि ऊपर भी मीटर हो जाए और नीचे भी मीटर। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम ma'am. अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे रेशियो पूछा हुआ है। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपकी लाइफ में कभी भी आ रहा है रेशियो, कभी भी पूरी कैलकुलेशन मत करो, लास्ट तक उनको एज इट इज रखो, क्योंकि चीजें कैंसिल हो जाती है। तो आप कैलकुलेट करोगे, फिर आप नंबर ढूंढोगे किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, वो मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा अभी इसको एज इट इज छोड़ दो। अब अगर मैं T2 की बात करूं तो T2 है मेरे पास, उसके लिए भी डिस्टेंस तो 180 रहेगा, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में पार करना हो। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, 110. और इसको भी मैंने 1000 से कर दिया। और अब इनका रेशियो फाइंड करना है, तो मतलब इनको डिवाइड करना है आपस में। यस मैम तो इस Yes, ma'am. 180 को मैं काट सकती हूँ, यस मैम Yes, 1000 से इस 1000 को भी काट सकते हैं। यस yes, ma'am.
इस 0 से इस 0 को भी काट सकते हैं। यस मैम। ये हमारे पास बचा 1/5 इंटू 11/1। ये समझ आया कैसे लिखा है? तो यहाँ से आ गया 11/5 रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो। यस मैम। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैम Yes, आप ma'am. अब बोलो नेहा। मैम किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर में चेंज किया। हाँ, मीटर में चेंज किया है। अगर आपको यहाँ पे वैसे तो रेशियो में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को 1000 कट गया, पर अगर वैल्यू निकालनी पड़ती तो आप नहीं कर सकते ना कि डिस्टेंस आपने यहाँ पे मीटर में लिया और आप स्पीड किलोमीटर में ले रहे हो, इसलिए चेंज कर दिया। मैम जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास 80 + 30 होगा। नहीं, 80 - 30 होगा, यहाँ पे लिखा है ना मैंने। हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट करना है। होता क्या है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों ही पॉजिटिव है तो नंबर माइनस ही हो जाते हैं, पर जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव, इसलिए वो ऐड हो जाते हैं। समझ आया प्रीति? मैम फिर हमारे पास 50 नहीं आएगा। 50 आया है फर्स्ट केस में। यस मैम। मैम सेकंड वाले में 80 माइनस करना था सेकंड वाले की, सेकंड वाले की थी -30, कितना आएगा प्रीति? मैम 110। 110। क्लियर है? यस मैम। और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, नो मैम। अगर डाउट नहीं है तो जो मैंने वो असाइनमेंट बोला है उसको ट्राई करके लाना, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। और अगर वैसे उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेप में भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम।